हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ के उद्देश्यों तथा इसके राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे महायुद्ध में यूरोप का आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 में, उसके दौरान जो यूरोप था उसका जो आर्थिक ढांचा था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए टू मेन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब अमेरिका ने साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार हो रहा था उसको रोकने के लिए टू मेन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और साथ ही यह भी महसूस किया गया कि यूरोप का आर्थिक उद्धार किया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि यूरोप का आर्थिक उद्धार किया जाना चाहिए। 1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल ने एक यूरोपीय उद्धार कार्यक्रम यानी इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य था कि यूरोप में भूखमरी, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए, और पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल योजना के तहत मदद देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों के दौरान अमेरिका ने यूरोप को करीब $11 मिलियन की मदद किया था। 1949 में यूरोप के 10 देशों ने मिलकर के यूरोपीय परिषद का गठन किया था। 1949 में यूरोप के 10 देशों ने मिलकर के यूरोपीय परिषद का गठन किया था, और बाद में और भी कई देश इससे जुड़ गए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे देश था जो इससे जुड़ गया था। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जगाना था। इस परिषद का एक ही उद्देश्य था, एक ही योजना था कि जो यूरोपियन देश है उनके बीच आर्थिक एकीकरण की भावना को जगाया जाए, पैदा किया जाए। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 1957 में रोम की संधि, इटली की राजधानी रोम है, उसमें एक संधि हुआ था के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। और शुरू में इस संधि को 6 देशों ने स्वीकार किया था। मतलब वहाँ पर एक संधि हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया था। शुरू में इस संधि में सिर्फ 6 देशों ने स्वीकार किया था। बाद में 4 और देश आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए। धीरे धीरे संख्या की बढ़ोतरी हुई और 1986 तक 12 देश आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य बन चुके थे। सदस्य राष्ट्रों के बीच साझा व्यापार होता था। साझा व्यापार मतलब एक देश दूसरे देश के साथ साझे रूप से व्यापार कर सकते थे। उसके बाद ये तय किया गया कि ये देश धीरे धीरे आयात और निर्यात कर वीज़ा आदि बंधन हटाने की कोशिश करें। उसके बाद ये तय किया गया कि आयात निर्यात के बढ़ाने के साथ साथ ही जो वीज़ा का बंधन है ना, वीज़ा का, उन्हें भी हटाया जाए, कम किया जाए। उसके बाद यूरोपीय संघ 1993 से 1957 से लेकर के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण यूरोपीय समुदाय का रूप बदलता गया। और अंत में यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। मतलब 1933 से लेकर 1957, फिर 1992 के बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके कारण यूरोपीय समुदाय का जो है अलग अलग रूप देखने को मिला, यह बदलता गया। बाद में यूरोपीय संघ का एक स्वरूप ग्रहण किया। इस संबंध में 1992 में maastricht संधि मील का पत्थर साबित हुआ था, और यह साल 1993 में लागू की गई थी। इसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। उसके बाद 1955 तक यूरोपीय संघ में 15 राज्य शामिल हो चुके थे।
सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का भी कई टुकड़ा हो चुका था। इसके बाद इसमें कई वे देश भी शामिल हो गए जो किसी समय कम्युनिस्ट खेमे में हुआ करते थे। उसके बाद कई देश ऐसे भी शामिल हो गए जो पहले कम्युनिस्ट खेमे यानी सोवियत संघ के खेमे का हुआ करता था, जैसा कि एस्टोनिया हो गया, हंगरी हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया। ये देश 15 दिसंबर 2004 को यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए और इस प्रकार 2004 में इसकी सदस्य की संख्या 25 हो गई। 2007 में बल्गारिया, रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। फलस्वरूप इस संगठन में सदस्यों की संख्या बढ़कर के अब 24 हो गई। यूरोपीय संघ के प्रधान अंग सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक साझा संविधान हो गया। ये कोशिश तो विफल हो गए, लेकिन इसके लिए एक आवश्यक है कि सभी सदस्य राष्ट्र साझा संविधान की पुष्टि करें और मई 2005 में फ्रांस के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया था। फ्रांस जो है एक देश है जिनके पास वीटो पावर भी है, तो उस देश के जो मतदाता थे, लोग थे, उन लोगों ने यूरोपीय संघ का जो कानून था उसको पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ कई प्रधान अंगों और संस्थाओं के माध्यम से काम करता है और वो प्रधान अंग कुछ इस प्रकार है। पहला है यूरोपीय आयोग, दूसरा है यूरोपीय मंत्री परिषद, तीसरा है यूरोपीय सांसद जिसके सदस्य 5 वर्षों के लिए सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। चौथा है आर्थिक और सामाजिक समिति तथा उसके बाद 5वां है न्यायिक अदालत जो यूरोपीय संघ के कानूनों की व्याख्या करता है और यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना गान और अपना मुद्रा है जो यूरो कहलाता है। अब यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आना जाना, यानी कोई भी देश अपना वस्तु या कुछ भी चीज़ों को बेच सकता है एक देश से दूसरे देश में बगैर रोक टोक के। दूसरा है सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इनके उद्योग का विकास। तीसरा है साझी विदेश और सुरक्षा नीति जिसके इस क्षेत्र में शांति बनी रहे और यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका था और नहीं चाहता था कि फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो। यानी तीसरा जो था वो साझी सुरक्षा नीति जिससे इस क्षेत्र में शांति बना रहे, क्योंकि यूरोप पहले द्वितीय विश्व युद्ध का विभीषिका मतलब परेशानी झेल चुका है और ये लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरी बार इस तरह की स्थिति पैदा हो। चौथा है अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों को मदद पहुंचाना। 5वां है पर्यावरण सुधार के लिए जंगलात, नदियों और जन्मजीवों की रक्षा करना। उसके बाद अगला है यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई मौक़ों पर कठोर कार्रवाई की है। नाइजीरिया में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को मृत्यु दंड दे दिया गया था। मतलब नाइजीरिया एक देश है जहाँ पर मानवाधिकारों के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनको उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। इसलिए 1995 में यूरोपियन संघ के सदस्यों ने नाइजीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए थे। मतलब यूरोपियन संघ का जितने भी देश था उन्होंने नाइजीरिया के साथ रिश्ते तोड़ दिया था, क्योंकि नाइजीरिया ने मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मृत्यु दंड दे दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका क्या है। जिस संगठन की शुरुआत कुछ आर्थिक मुद्दों को विशेषकर कृषि व्यापार क्षेत्र में साझा नीतियों से शुरू हुई थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और वह अब एक बहुआयामी संगठन बन चुका है और जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगला पॉइंट है इसका आर्थिक प्रभाव। शुरू में जिस संगठन के 6 सदस्य थे उसकी सदस्य संख्या बढ़ते बढ़ते 27 तक जा पहुंची है। यूरोपीय संघ के 27 देशों के बीच वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी और टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह जारी है। इसलिए यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन क्षेत्र और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर के सामने आया है। मतलब यूरोपियन संघ की जो 27 देश है उसमें कोई भी देश किसी के साथ
मुक्त रूप से पूंजी, व्यापार, व्यक्ति टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकता है, कोई बेरोक टोक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इन देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र बन चुका है पूरे यूरोपियन कंट्री में और एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। आज इसकी सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है लगभग 12,000 अरब डॉलर है, जो विश्व की महानतम शक्ति यानी अमेरिका से भी ज़्यादा है। यूरोपियन संघ का जो अभी लगभग उसका सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है वो 12,000 अरब डॉलर का है, जो अमेरिका से भी ज़्यादा, विश्व की सबसे महानतम शक्ति है ये। 1 जनवरी 2000 में एकीकृत यूरोपीय मुद्रा यूरो प्रचलन में आई थी। 1 जनवरी 2002 को यूरोप जो ईयू था, यूरोपियन संघ था, उन्होंने अपना मुद्रा चलाया था जिसका नाम था यूरो, प्रचलन में आई थी। शुरू में यूरोपियन संघ के 12 राष्ट्रों ने ही साझी मुद्रा को अपनाया था, यानी इसके जो मुद्रा था वो शुरुआत में 12 देश ने ही इसकी मुद्रा को अपनाया था। इन देशों ने कि करोड़ों लोगों ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा को छोड़कर यूरो के माध्यम से व्यापार विनिमय करना शुरू कर दिया था। अब इन देशों के लोगों ने क्या किया, अपनी देश की करेंसी को छोड़ करके और यूरो के पैसे के साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है इसका, यूरो मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब यूरो जो था, जो यूरोपियन संघ का मुद्रा था, वो अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। यूरोपीय संघ अब आर्थिक दृष्टि से एक वैश्विक सत्ता का केंद्र बनता जा रहा है। वह अमेरिका, चीन, जापान जैसे आर्थिक महाशक्तियों के साथ व्यापारिक लेन देन में जमकर सौदेबाजी करता है और यूरोपीय संघ ने एशिया और अफ्रीका राष्ट्रों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए कई देशों में अपने प्रतिनिधि कमिश्नर नियुक्त किया था। यानी यूरोपियन संघ ने आप क्या किया है, जो अफ्रीकन मुल्क है उसके साथ रिश्ते बनाने के लिए, उसके साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए अपने प्रतिनिधि और कमिश्नर नियुक्त किया, जो उस देश में जा कर के उनसे बात करेगा और बिजनेस को फैलाएगा। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष G8 के शीर्ष सम्मेलनों में भाग लेता है। यानी G8 का मतलब जो 8 महाशक्ति है, जो पावरफुल कंट्री है, उसके सम्मेलनों में भाग लेता है और इन महाशक्तियों के द्वारा लिए गए फैसलों को प्रभावित करता है। उसके बाद है राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव, यूरोपीय समुदाय ने 1970 के दशक से विश्व राजनीति को अपना प्रभावित करना शुरू कर दिया था और 1979 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो इसके द्वारा उस आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति और फिलिस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों के हनन का मामला उठाया गया। यूरोपीय संघ ने 2 देश, ब्रिटेन और फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है। यानी यूरोपियन संघ के जो 2 देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जो है ब्रिटेन और फ्रांस। इसलिए यूरोपीय संघ द्वारा विश्व राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाता है। इन्हीं दो देशों के बीच के जरिए जो विश्व की राजनीति है उसमें प्रभावित करने के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं इन 2 देशों का। परंतु राष्ट्रीय 1990 से 91 के दौरान वह युगोस्लाविया में चल रहे गृह युद्ध को रुकवाने में असफल रहा था। ये यूरोपियन संघ है वो 1990-91 के दौरान जब युगोस्लाविया में गृह युद्ध चल रहा था, यानी उसके आपसी झगड़े चल रहे थे, तो उसको रुकवाने में वो असफल रहा था। यूरोपियन संघ में शामिल बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठाने से नहीं चूकते हैं। यानी यूरोपियन संघ में जो 2 बड़े देश है, 2-3, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्वतंत्र रूप से अपना आवाज़ उठाने से चूकते नहीं हैं। इसलिए कई बार राजनीतिक प्रश्नों पर इसकी सहमति नहीं बन पाती है। उदाहरण के 2003 में इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और स्पेन तो अमेरिका के साथ थे, परंतु फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में यूरोपीय संघ में शामिल देशों की अलग अलग राय है अपना। चीन पर मानवाधिकारों का हनन के आरोप लगाए जाते रहे हैं और इस संबंध में यूरोप के देशों ने चीन को धमकी देने के बजाय राजनीतिक कौशल से काम लेना ज़्यादा अच्छा समझा। यानी चीन को धमकी देने के बजाय राजनीतिक रूप से बात करना अच्छा समझा। और सैनिक प्रभाव, अगला पॉइंट है इसका,
यूरोपीय संघ के पास कोई साझा सैन्य तंत्र नहीं, यानी यूरोपियन संघ जो है उसके पास कोई साझा सेना का तंत्र नहीं है, अर्थात सशस्त्र सामा डिफेंस फोर्सेस जो है उसका सीधे कोई नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, इसलिए अपने आप में सैन्य क्षमता सीमित है इसका। और 2001 में यह प्रस्ताव सामने आया कि शीघ्रगामी जवाबी सेना यानी रेड रिएक्शन फोर्स का गठन किया जाए जो तुरंत किसी लड़ाई में दखल दे सके। कई सदस्य देशों जैसे आयरलैंड, डेनमार्क ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अमेरिका भी इस तरह के किसी सैन्य बल के खिलाफ था, यानी अमेरिका भी इस तरह की चीज़ों का प्रस्ताव का खिलाफ था, क्योंकि उस स्थिति में यूरोपीय सेना और अमेरिकी द्वारा नियंत्रित नेटो सेना के आपसी रिश्तों का सवाल पैदा हो सकता था। यानी अमेरिका द्वारा नियंत्रित नेटो में भी एक सेना है और यूरोपीय संघ में अगर सेना हो जाता तो फिर इन दोनों के रिश्तों के बीच में एक सवाल पैदा हो सकता था। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपीय संघ के 10 राष्ट्रों के पास संसार की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी यूरोपीय संघ की जो सदस्य देश है उनके पास पूरी दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और ब्रिटेन व फ्रांस आणविक शक्तियां हैं, उसमें शस्त्रागार में सैन्यों का परमाणु बम है। आंतरिक युद्ध की तकनीक में फ्रांस व ब्रिटेन बहुत आगे बढ़ गए, यानी आंतरिक युद्ध की स्थिति अगर ऐसा आता है तो फ्रांस व ब्रिटेन के पास हथियार इस मामले में बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे है इस मामले में। इस प्रकार यूरोपीय संघ धीरे धीरे बृहत्तर यूरोपीय एकीकरण की ओर बढ़ रहा है और यह भी संभव है कि ये सभी राज्य मिलकर संयुक्त राज्य यूरोप यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप का ग्रहण कर ले, तब यह अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक चुनौती बन सकता है। लेकिन आगे हो सकता है, यह भी संभव नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है कि सारी यूरोपियन कंट्री मिल करके एक राज्य बना ले जिसका नाम हो संयुक्त राज्य यूरोप यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, जो अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक चुनौती बन जाएगा। परंतु जैसा पहले बताया जा चुका है कि यूरोपीय संघ में कुछ राष्ट्र के बीच कई बातों को लेकर असहमति भी है। डेनमार्क और स्वीडन साक्षी मुद्रा यूरो अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। फ्रांस को यूरोपीय संघ का सावधान स्वीकार नहीं है, हालांकि कई राष्ट्र को स्वीकार कर चुके हैं। इसको विश्व यूरोपीय संघ की अपनी प्रभावी भूमिका पर विराम लगता है। उसके बाद निष्कर्ष आप खुद बना करके भी लिख सकते हैं। यूरोपीय संघ धीरे धीरे बृहत्तर यूरोप एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। यह संभव है कि ये सभी राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य यूरोप का ग्रहण कर ले, तब ये अमेरिका के वर्चस्व के लिए चुनौती बन सकता है। परंतु जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि यूरोप संघ के राष्ट्रों के बीच कई बातों को लेकर असहमति भी है। ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन साक्षी मुद्रा यूरो अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। फ्रांस को यूरोपीय संघ का साझा संविधान स्वीकार नहीं है, हालांकि कई राष्ट्र इसे स्वीकार कर चुके हैं। फ्रांस जो है वो जो यूरोपीय संघ का जो संविधान है ना उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन कई देश इसको स्वीकार कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जनवरी 2013 में ये बात कहकर सारे यूरोपियों को हैरान कर दिया था कि 2015 में वो यदि दोबारा चुनाव जीत जाएंगे तो इस वजह पर जनता की राय लेंगे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बना रहे अथवा नहीं। यानी उन्होंने संकेत दे दिया था कि हो सकता है ब्रिटेन यूरोपियन संघ से बाहर भी निकल जाए। इस तरह के बयानों से विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका को लेकर संदेह पैदा हो गया था। यानी इस तरह के बयान को लेकर आने की वजह से यूरोपियन संघ की जो भूमिका थी उस पर लोग संदेह करने लग गए थे। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।